हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू टॉपिक ऑफ फिजिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे ना अभी तक देखो तुम लोगों ने दो चैप्टर पढ़े। एक तो मैंने तुम लोगों को वेक्टर्स पढ़ाया है और दूसरा मैंने तुम लोगों को पढ़ाया यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, अब यूनिट एंड डायमेंशन में क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज मिलती है। बेसिक नॉलेज किस चीज़ की मिलती है कि फिजिक्स में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, किस तरीके से फिजिक्स में आगे हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं और सारी बातें। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें वेक्टर्स पढ़ाया। अब देखो वेक्टर्स ऐसा टॉपिक है जो पूरी फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, पूरी फिजिक्स में उसका अपना एक काम है। अब बात आती है कि सर ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो होता क्या है कि फिजिक्स जो बटी हुई है ना, वो ऐसे समझ लो कि 5 तरीके से बटी हुई है। मतलब 5 पार्ट्स में तुम पूरी फिजिक्स क्लास 11-12 में पढ़ने वाले हो। पहला जो पार्ट होता है वो होता है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, मतलब ये जेई, नीट, सीबीएसई सबके लिए ये चीज कॉमन है। मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2। ठीक है, उसके बाद तुम थर्मल वाला पार्ट पढ़ोगे, थर्मल एंड वेव्स। ठीक है, फिर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, फिर तुम पढ़ोगे ऑप्टिक्स और फिर तुम पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स, है ना। तो ये 5 तरीके से बटी हुई है। मैकेनिक्स 1, 2 तो मैकेनिक्स का ही पार्ट हो गया ना। तो मैकेनिक्स 1, 2, थर्मल एंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये ना हर एक ब्रांच ना अपने आप एक पर्टिकुलर चीजों के बारे में डिस्कस करी। जैसे मैकेनिक्स 1 और 2, बेसिकली मैकेनिक्स का नाम क्या है कि यहाँ पे क्या है कि हम पार्टिकल की स्टडी करते हैं जो हमारे मतलब एक बेसिक लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है, वो वेलोसिटी किस वजह से आई, वो रोल कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है या एसएचएम कर रहा है। ये जितने भी पार्टिकल की बेसिक स्टडी करते हैं ना हम, जहां पे वेलोसिटी मतलब बहुत बड़ी वेलोसिटी की बात नहीं हो रही होती है। ठीक है, जैसे कार्स वर्क करती हैं, जिससे स्पेसशिप वर्क करती है, जिससे रोलर कोस्टर वर्क करते हैं, या बेसिक फिजिक्स। तो ये सारी तुम्हारी किस में आ जाती है, मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 में, जितनी भी बेसिक फिजिक्स है। ठीक है, उसके बाद थर्मल एंड वेव्स वाली बात करें तो जो भी थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड जितना पार्ट है, जैसे कि एक गैस चेंबर की अगर हम बात कर लें तो गैस चेंबर के पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से प्रोसेस चेंज होता है ना। और वेव्स की अगर बात करें तो वेव्स तो तुम लोग जानते हो इतनी सारी वेव्स हैं। मतलब अपने पास हम लोग मेडिकल में यूज करते हैं एक्सरे का, है ना। इवन जो लाइट आती है वो भी वेव्स के फॉर्म में आती है। तो ये सारी चीजें हम वेव्स में कवर करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या कवर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और किस तरीके से इनका आपस में रिलेशन है। ठीक है, फिर ऑप्टिक्स में पर्टिकुलरली लाइट के बारे में बात होती है। पूरी बात लाइट के बारे में होती है कि लाइट किस तरीके से बिहेव करती है, रे मतलब पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है कि वेव नेचर एग्जिबिट करती है। सारी चर्चा हम ऑप्टिक्स में करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम पार्टिकल के नेचर की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, एक न्यूक्लियस के बारे में, और किस तरीके से ये फिजिक्स आगे लेके जाती है। मतलब चीजें बहुत बेसिक से समझते हैं, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, मोमेंटम कैसा है, एनर्जी कितनी कर रहा है, या अगर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना हो, तो ये सारी बातें हम मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर ये तो बात हो गई फिजिक्स की बेसिक की, हम 11-12 में पढ़ने क्या वाले हैं। यहां पे जो पर्टिकुलर टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है मैकेनिक्स 1 का टॉपिक। पहली बात तो यहां से मैकेनिक्स शुरुआत होती है। मैकेनिक्स 1 में भी 2 टाइप की, मतलब इसमें 2 सब टॉपिक्स हैं। एक बोलते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। ये जो है ना काइनेमेटिक्स में, और इसमें भी और सिंपलीफाइड वर्जन है कि यहां पे पार्टिकल का जो मोशन है वो एक रेक्टिलिनियर मोशन है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। तो सारी चर्चा जो है ना बहुत ही सिंपलीफाइड वे में होने वाली है। ठीक है, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि फिजिक्स को हमेशा हम सिंपलीफाई करके ही पढ़ते हैं, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम इसको बहुत ज्यादा वो करेंगे। ठीक है, तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा और हम उसकी वेलोसिटी को, एवरेज स्पीड को, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को, इस सारे पैरामीटर्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आई। तो शुरुआत करते हैं कि पार्टिकल क्या चीज है। अब एक कोई डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है,
पार्टिकल या पॉइंट, इसको पार्टिकल को तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, है ना। पॉइंट, हम जितनी भी मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, जैसे तुमने बोला कि अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो वो कार नहीं है, बेसिकली वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तुम जितनी भी मैकेनिक्स पढ़ोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बात को याद रखना कि मैं बोलूंगा कि अ मैन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो मैन एक क्या है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मैन एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तुम्हें जितनी भी फिजिक्स अभी पढ़नी है वो पार्टिकल मान के पढ़नी है, ठीक है। वो बात अलग है कि कभी कभी हम जैसे मैकेनिक्स 2 की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर रिजिड बॉडी भी आ जाएगा, लेकिन अभी तुम्हारी सारी चर्चा पॉइंट ऑब्जेक्ट पे होनी चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, समझ में आ गई बेटा बात। तो क्या है पार्टिकल, क्या है, अरे भैया पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऐसी बॉडी जिसका नेग्लिजिबल डायमेंशन है। नेग्लिजिबल डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, ना उसकी लेंथ है, ना उसकी ब्रेथ है, ना उसकी हाइट है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऐसे पॉइंट या ऐसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। और फिजिक्स जितनी भी तुम पढ़ोगे मैकेनिक्स में वो सब पार्टिकल मान के या पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ही पढ़ोगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भैया रिजिड बॉडी क्या चीज है। अब मैं रिजिड बॉडी हूं, मैं जो हूं रिजिड बॉडी हूं, ठीक है। तुम्हारा फोन जो है जिससे तुम ये क्लास देख रहे हो या जो तुम टैब से देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो वो रिजिड बॉडी है। कार एक रिजिड बॉडी है। इसका मतलब क्या है कि रिजिड बॉडी हम उसको बोलते हैं, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि ये एक बॉक्स है, एक पॉइंट ये है बॉक्स का, एक पॉइंट ये है बॉक्स का, इसके बीच की दूरी है से L। अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया F, तो फोर्स लगाने की वजह से ये दोनों पॉइंट की दूरी में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ दिस टू पॉइंट्स, ठीक है। सो इट इज, अगर बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स डायमेंशन। डायमेंशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। मैं तुम्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता दिया कि अगर कोई रिजिड बॉडी है तो पार्टिकल्स के बीच में कोई दूरी नहीं होने वाली। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो पार्टिकल और रिजिड बॉडी में फर्क समझ में आ गया। पार्टिकल से ही मिलकर रिजिड बॉडी बनती है। सो अ रिजिड बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी, रिजिड बॉडी तभी बोलेंगे। क्लियर हो गई बेटा बात, ठीक है। जैसे कि तुम सिंपली क्या ले सकते हो, आयरन रॉड ले सकते हो। अब तुम ऐसे नहीं कहोगे कि सर आयरन रॉड को मैं बेंड कर दूं तो पास आ गई दो एंड, नहीं। इट्स अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। दो रॉड के एंड पास नहीं आने हैं, पार्टिकल्स के बीच की दूरी नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे। चलो भैया अब बात करते हैं कि हम क्या चीज हैं। आर यू अ पार्टिकल? अरे नहीं भाई, हम कैसे पार्टिकल हो सकते हैं, हम तो रिजिड बॉडी हैं। क्यों? वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लेस यू आर कंसीडर्ड टू बी क्या गया, बॉडी, है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि सर हम जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो हम अपने आप को क्या माने। देखो बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें बोले अ मैन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अ कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो तुम ये मान के चलो कि तुम पूरी फिजिक्स जितनी भी मैकेनिक्स सॉल्व कर रहे हो ना, वो एक पॉइंट साइज या रिजिड बॉडी मान के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस इज लेस, रिलेटिव डिस्टेंस इज लेस मतलब यहाँ पे अगर मैं अपने अब बोलूं कि अगर मैं दो पार्टिकल्स को लूं और दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी को कंपेयर करूं तो वो डिस्टेंस बहुत कम है, देयरफॉर वी आर कंसीडर्ड एज बॉडी, ठीक है ना भाई। चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है। अ रिलेटिव डिस्टेंस इज लार्ज, पर्सन अपीयर एज अ पार्टिकल, ठीक है। तो अब समझो बात को, अगर तुम किसी, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं। हमारे लिए जो तारा है, स्टार है, हम उसको पॉइंट साइज मानते हैं, बहुत छोटा मानते हैं। क्यों? क्योंकि तारे और हमारे बीच की जो दूरी है ना वो इतनी ज्यादा है कि इवन जो स्टार का साइज है ना वो बहुत स्मॉल लगता है, ठीक है। तो तुम समझो इतना बड़ा स्टार, ठीक है, बट इट इज स्टिल लुकिंग लाइक अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो इट्स अ रिलेटिव थिंग, बात समझना। एक स्टार बगल वाले स्टार के लिए तो एक क्या है, एक हेवनली बॉडी है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, पॉइंट साइज है, तो पार्टिकल मानते हैं। तुम क्या बोलते हो, स्टार बहुत छोटा सा तारा। छोटा सा तारा नहीं है भाई, वो तारा बहुत दूर है इसलिए तुम्हें छोटा लग रहा है। बात समझ में आई? तो फिजिक्स में ना बहुत सारी चीजें, अब देखो यहां पे बोल रहा है एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लार्ज,
अब कोई आदमी है ना, वो एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है और उसको नीचे छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, छोटा सा बंदा दिख रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, पॉइंट साइज हो गया। तो यहां पे भी अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि रिलेटिव डिस्टेंस मतलब एरोप्लेन और उस आदमी के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, दैट इज द रिलेटिव डिस्टेंस। तो फिजिक्स में ना बहुत सारी चीजें रिलेटिवली बदलती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें एब्सोल्यूट नहीं होती हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो सबसे मोस्ट बेसिक टॉपिक होता है रेस्ट और मोशन, तो उसके बारे में भी यही तुम्हें आइडिया लगेगा कि अरे भैया किसी के लिए तो वो रेस्ट है, किसी के लिए तो वो मोशन है, तो रेस्ट और मोशन भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो किसी के लिए तो बच्चा रिजिड बॉडी है, पर किसी के लिए ये पार्टिकल है, दैट डिपेंड्स कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरे लिए जो स्टार है वो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, और एक स्टार जो बगल वाले स्टार के लिए, उसके लिए वो हेवनली है, बहुत बड़ा है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है कि फिजिक्स में बहुत सारी चीजें रिलेटिवली देखी जाती हैं, दूसरे से कंपेयर करके देखी जाती हैं। ठीक है, और वैसे भी हमारे सोसाइटी में तो कंपैरिजन चलता ही रहता है, तो अपने को फिजिक्स भी उस तरीके से ही पढ़नी है। ठीक है ना, अपने को फिजिक्स भी उस तरीके से पढ़नी है कि शर्मा जी का बेटा कितनी फिजिक्स पढ़ रहा है। ठीक है ना, ये बात को समझते रहना। अब आगे की बात समझते हैं। पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी आर द रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या है, मैंने तुम्हें बात बता दी है कि रिलेटिव टर्म का मतलब कि किससे कंपेयर कर रहे हो। अगर अपने साइज को तुम सन के साइज से कंपेयर करोगे तो तुम सन के लिए तो बहुत छोटे हो ना यार। जैसे अगर मैं अपने साइज को और चींटी को कंपेयर करूं, है ना, वो बचपन में कहानी सुनी होगी हाथी और चींटी की, तो हाथी का साइज बहुत बड़ा है ना, चींटी का साइज बहुत छोटा है, तो चींटी बिकम्स व्हाट, अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट फॉर हाथी। अरे यस और नो? तो इट्स अ रिलेटिव टर्म। क्या ये बात याद रहेगी तुम लोगों को? ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अब जो मेन पैरामीटर्स है जिसपे हमें चर्चा करनी है वो है रेस्ट एंड मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातों पर चर्चा करनी है। लेकिन सबसे बेसिक पैरामीटर जो होता है वो होता है रेस्ट एंड मोशन। अरे भैया ये तो पता चले कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन पे, तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे कैसे है, एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे तो मोशन पे कैसे, इस बात को समझ लेते हैं। तो इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि भैया व्हाट इज रेस्ट। अब अगर मैं रेस्ट की बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कि टीवी रेस्ट पे है। हाँ भैया, क्यों? तुम टीवी के सामने बैठते हो, बहुत देर तक बैठे रहते हो, देखते रहते हो उसको, उसमें नेटफ्लिक्स लगा के बढ़िया मजे से सीरीज देख रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो, है ना। आज तो 10 घंटे के 10 एपिसोड निपटा दिए, मतलब एक एक घंटे का एक एपिसोड निपटा दिया, तो वहां पे टीवी भागने थोड़ी ना लगता है। तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या टीवी की पोजीशन बदली? नहीं। सराउंडिंग भी नहीं बदली, टीवी की सराउंडिंग नहीं बदली ना। तुमने जैसे मान लो टीवी के बगल में अगर मतलब कुछ वो रखा है, कुछ और डिवाइस रखा है, तो वहीं रखा रहेगा। तो हम रेस्ट कैसे डिफाइन करते हैं? टीवी रेस्ट पे है या मैं रेस्ट पे हूं, मैं इस बात पे डिफाइन करूंगा कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही तो मैं रेस्ट पे नहीं हूं, अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो मैं रेस्ट पे हूं। और ये किसके रेफरेंस में देखा जाता है? टाइम के रेफरेंस में। अरे तुम 10 सेकंड तक किसी चीज को देखते रहो, अगर वो भाग गई वहां से, समझ रहे हो, अगर वो भाग गई तो क्या है? रेस्ट नहीं है भैया, मोशन है। तुम्हें देख के कोई भाग जाए, है ना, अच्छी बात थोड़ी ना है ना, बट वो रुका हुआ है, तुम भी देख रहे हो, तो वो क्या है? रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, सामने वाले की टीवी हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर उसकी पोजीशन नहीं बदल रही तो उसका मतलब क्या है? वो रेस्ट पे। और अगर पोजीशन बदल रही तो मोशन पे। सिंपल सी बात है ना। तो इसको फिजिक्स में बहुत आसान भाषा में हम लोग लिखते हैं, अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट। मैं लिख देता हूं इस बात को, है ना। देखो यहाँ पे टीवी इज एट रेस्ट, फैन इज एट रेस्ट, तो रेस्ट किसको बोलते हैं? तो रेस्ट इज डिफाइंड व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अरे जो ऑब्जर्व कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में देखोगे ना, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्यों बोला मैंने? क्योंकि भैया टाइम तो चलता रहेगा ना, टाइम थोड़ी ना रुका है किसी के लिए। तुम रुकोगे तो क्या हो गया? दुनिया तो चलती रहेगी। इसीलिए when a body is said to be at rest, the position of the body does not changing with respect to its immediate surrounding in a regular interval of time। और ये ऑब्जर्वर देख रहा होता है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक है। अब व्हाट इज मोशन? मोशन की सिंपल भाषा में बात करेंगे कि भैया देखो यहाँ पे फैन के जो ब्लेड्स है ना वो घूम रहे हैं, मतलब हर एक क्षण इस फैन के जो ब्लेड्स हैं ये, अगर मान लो सपोज करो, तुम ध्यान से देखना, अगर मैंने मान लो फैन के ब्लेड पे एक पॉइंट बना दिया तो वो पॉइंट कंटिन्यूअसली घूम रहा है ना, अरे यस और नो, वो घूम रहा है। तो अगर वो घूम रहा है तो इट इज इन मोशन बिकॉज इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो एक चीज रेस्ट पे है और दूसरी चीज मोशन पे है, ये किस पे डिपेंड करती है? जब उसकी पोजीशन बदल रही है या नहीं बदल रही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे की बात देखते हैं। मूविंग ब्लेड ऑफ अ फैन, अब देखो ये मूविंग कार है, ये तो बेसिक बातें हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है, चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, दोनों बातें, ऐसा नहीं कि सराउंडिंग रिस्पेक्ट पे नहीं। ठीक है, सराउंडिंग भी बदल रही है, टाइम भी बदल रहा है। ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम से देखो ना कि ऑब्जर्वर के लिए क्या बदल रहा है। अगर वो कार है जो मोशन में है तो उसके आसपास की सराउंडिंग भी तो बदल रही होगी ना भाई साहब। ठीक है, अब आर द पैसेंजर, अब एक बढ़िया सवाल आता है। देखो मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, अभी मैंने बताया कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो किसी चीज, किसी के लिए तो पार्टिकल है, किसी के लिए वो बॉडी है। जैसे अगर मुझे सोचो कि सूरज बैठ के, सूरज मतलब सन, अगर बैठ के ऑब्जर्व करे तो मैं सूरज को कितना सा दिखूंगा, बहुत छोटा सा, तो उसके लिए मैं पार्टिकल हूं। पर मेरा दोस्त मुझे देखेगा तो उसके लिए मैं क्या हूं? एक रिजिड बॉडी हूं। अरे यस और नो? तो इसी तरीके से आर द पैसेंजर इन द बस आर एट रेस्ट और मोशन। अब एक बात सोचो जरा, मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है, बाहर से मुझे कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन मेरे साथ अंदर जो पैसेंजर हैं वो तो मेरे साथ ही है ना, उनके हिसाब से मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी भी पोजीशन साथ साथ ही बदल रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन ये जो भाई साहब, ये जो चार लोग हैं ना, ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनके रिस्पेक्ट में तो मैं मोशन पे हूं, है ना। तो अंदर बैठे वाले लोगों के रिस्पेक्ट में मैं कैसा हूं? रेस्ट पे हूं। लेकिन बाहर बैठे वाले लोगों के लिए, जो बाहर से मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके लिए मैं कैसा हूं? मोशन पे हूं। तो क्या ये रिलेटिव टर्म नहीं हो गया? अच्छा, और आसान कर लेते हैं इस बात को। रिलेटिव कैसे? अरे भैया, जो लोग बाहर से देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं, उनके लिए तो मैं चल रहा हूं ना, बस सामने से जा रही है, ठीक है। जो मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है ना, वो उनके लिए तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मैं तो उनके अभी भी बगल में ही बैठा हूं ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पे, और ऑब्जर्वर की पोजीशन पे कि वो कहां से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मान लो बस में ही मेरा दोस्त खड़ा है पीछे वाले दरवाजे पे और मुझे कंटिन्यूअसली देख रहा है, तो उसके लिए मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं ना, उसकी और मेरे बीच की दूरी जो है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस बात को अपने को याद रखना है कि मैं किसी के लिए रेस्ट पे हूं और किसी के लिए मोशन पे हूं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पे कि वो देख कहां से रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट। रेस्ट इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। किसी के लिए मैं मोशन में हूं, किसी के लिए मैं रेस्ट पे हूं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सो पैसेंजर इन द बस आर इन मोशन रिलेटिव टू द पीपल एट द बस स्टॉप। यस, बिल्कुल सही बात है भैया, इन बस स्टॉप पे वाले लोगों के लिए तो मैं मोशन पे हूं, ठीक है। लेकिन जो भाई साहब मेरे साथ में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये बात कर चुके हैं। तो रेस्ट एंड मोशन आर दी relative term. Motion on object is always with respect to the same some frame of reference. some frame of reference की बात करें तो some frame of reference मतलब basically observer ही है कि कहां से हम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो याद रखना है यहां पे ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि बस स्टॉप पे खड़े हैं लोग, और ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पे लोग बस में बैठे हैं। तो ये दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रिजल्ट अलग अलग आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम लोग ये देख चुके हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है? आर ऑब्वियसली दे आर द रिलेटिव टर्म्स, ठीक है ना। ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है। एक बॉडी एक के लिए रेस्ट पे हो सकती है और सेम टाइम पे दूसरे के लिए मोशन पे हो सकती है, ठीक है। चलो भैया आ जाओ, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग नेग्लिजिबल, देखो इसमें चार ऑप्शन होंगे। क्या है?
नेग्लिजिबल यूनिट, नेग्लिजिबल डायमेंशन, नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उस पर डायमेंशन नहीं है ना, तो एक कभी भी पार्टिकल के पास क्या होगा, नेग्लिजिबल डायमेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिजिड बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देयर विल बी नो चेंजेस इन द, किसमें चेंज नहीं होगा, देखो डायमेंशन में, है ना, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, तभी तो रिजिड बॉडी बोला गया, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो सकती। रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव, both B and C, yes they are not absolute and obviously not absolute का मतलब क्या हो गया कि they are relative, है ना, तो B and C दोनों ही सही हैं यहाँ पे। चलो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। अब टाइप्स ऑफ मोशन पे जब आते हैं तो मोशन इन वन डायमेंशन, देखो ये जो चींटियां हैं ये सीधे रास्ते अपने चले जा रही हैं, है ना, ये अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करे जा रही हैं, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इसमें देखो मोशन यहाँ पे देखो ना, मोशन जो है ये स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन की बात करें, भाई साहब ये कॉकरोच तो बड़ा शैतान सा है, ठीक है ना, तो ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे जो चेंज है ना ये प्लेन में हो रहा है। ठीक है, प्लेन में मतलब एक्स वाई के अलोंग चेंज होगा या एक्स जेड के अलोंग चेंज होगा, तो ऐसे चेंज को या ऐसे मोशन को हम मोशन इन टू डायमेंशन बोलते हैं। इसका और भी बढ़िया एग्जाम्पल है, तुम ऐसे करो ना, सिंपल सा काम करो, बॉल लो और फेंक दो, तो तुम देखोगे कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। वैसे भी आगे हम प्रोजेक्टाइल पढ़ने ही वाले हैं, तो मोशन इन प्लेन तो वैसे भी तुम बहुत आसानी से समझ ही जाओगे। ठीक है, मोशन इन थ्री डायमेंशन सिंपल सी बात है, एक यहाँ पे क्या हनी बी है, वो रैंडम मोशन कर रही है ना, तुम्हारे घर पे भी जो मक्खी या मच्छर है वो रैंडम मोशन करता है, वो एक्स में भी चेंज आ रहा है, वाई में भी चेंज आ रहा है और जेड में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे डायमेंशन तीन तरीके के डायमेंशंस होते हैं बेसिकली, एक्स वाई जेड। तो अगर सिर्फ चेंज आएगा एक्स में तो दैट विल बी मोशन इन वन डायमेंशन, अगर सिर्फ चेंज आएगा एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स में तो मोशन इन टू डायमेंशन, और अगर तीनों में साथ में चेंज आ रहा है तो दैट इज मोशन इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, हमारा जो फोकस रहेगा वो मोशन इन वन डायमेंशन और टू डायमेंशन रहेगा। तो पहले मैं तुम्हें मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा दूंगा, जैसे ही मैं तुम्हें मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ाऊंगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है ना भाई, तो मोशन इन थ्री डायमेंशन पे कोई बहुत खास चर्चा नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ x या सिर्फ y या सिर्फ z में चेंज आ रहा है तो दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन, अगर x y में चेंज आ रहा है, y z में चेंज आ रहा है, z x में चेंज आ रहा है तो दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन। और भाई साहब तीनों में चेंज आ रहा है साथ में x y z में, तो यहाँ पे लिख देता हूं x y z, x z x y y z, और x y z में ही चेंज होगा तो उसको बोलेंगे मोशन इन थ्री डायमेंशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, 1 2 3 4, तो इतने क्या है अपने पास, 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन स्पेस, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज दी करेक्ट आंसर। भाई एक ही जगह हो रहा है ना, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, तो स्ट्रेट लाइन भी चल सकता है ना। क्लियर हुई बेटा बात, नहीं हुई? आगे की बात करते हैं। अब रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर का मतलब ही होता है कि स्ट्रेट लाइन पे चलने वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। देखो यहाँ पे मैंने इसको तोड़ के भी लिखा है, रेक्टी प्लस लीनियर। रेक्टी माने स्ट्रेट, लीनियर माने ऑन अ लाइन, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है ना, समझ में आ गई बेटा बात? तो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड इज बेसिकली अ रेक्टिलिनियर मोशन। चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर मोशन नीड नॉट बी वन डायमेंशनल नेसेसरली, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पे इट कैन हैपन इन एनी डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, ये देखो यहां पे जो कार है ये ऐसे चल रही है ना, तो इसमें चेंज आ रहा है, ये चल तो स्ट्रेट लाइन में रही है लेकिन इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई के अलॉन्ग चेंज आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको बोलो कि भैया रेक्टिलिनियर मोशन है तो मोशन इन वन डायमेंशन ही होगा। ठीक है ना, इट कैन बी टू डायमेंशनल एज वेल। और हाँ, एक बात अपने को और याद रखनी, देखो यहाँ पे मैंने एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट करा है। एक्सिस को रोटेट करने का मतलब ये नहीं कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, एक्सिस रोटेट करने का मतलब ये है कि वो अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है। इट्स जस्ट दैट कि अब एक्सिस रोटेट हो गई। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हम लोग यूजुअली क्या सीखते हैं, बढ़िया बात मैं तुम्हें बताता हूं, देखो अब सुनो।
हम यूजुअली क्या सीखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऊपर ऐसे मान लेते हैं वाई एक्सिस और सामने जेड एक्सिस है। लेकिन तुम्हें एक बढ़िया बात बताऊं, अगर तुम इसको एक्स ना मान के इसको एक्स मानना चाहो, सामने वाले को एक्स मानना चाहो, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ये तो तुम डिसाइड करोगे ना कि तुम एक्स किसको मान रहे हो, ठीक है। ये बात को अपने को याद रखना है दैट इजिली हम क्या कर सकते हैं, एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं एंड दैट वोंट चेंज द रिजल्ट। रिमेंबर, कोई रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं है, तो यू आर अलाउड टू चेंज दी एक्सिस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे की बात देखते हैं। और तो रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम डज नॉट चेंजेस द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द कार, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अगर उस पे ओवर लाइन पे चल रही है तो वो लाइन पे ही चलेगी, तुम चाहे एक्सेस को रोटेट कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, बस ये हो सकता है कि पहले अगर 2 आई कैप था और अब तुमने उसको वाई एक्सेस बना दिया तो इट विल बी 2 जे कैप, है ना, या उसको तुमने जेड एक्सेस बना दिया तो इट विल बी 2 के कैप। तो इस पे कोई बहुत ज्यादा खास चर्चा नहीं करने की जरूरत है, अपने को पता होना चाहिए कि एक्सेस रोटेट कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी तो तुम पढ़ के आए हो, उस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हाँ, पाथ लेंथ और स्पीड की बात करनी है हमें। पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, तो डिस्टेंस और स्पीड के बारे में चर्चा होगी यहाँ पे। बट तुम स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि भैया उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी पूरा वेक्टर मैंने पढ़ा दिया है, तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास खास बात क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा एंड फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भैया लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं। पाथ लेंथ एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पाथ लेंथ असली में क्या चीज है, डिस्टेंस ही है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू, देखो फाइनल पोजीशन, मतलब कितना पाथ लेंथ तुमने कवर करा है, ठीक है ना। पाथ लेंथ बेसिकली क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का कोई रास्ता चुना होगा तुमने, वो रास्ते पे तुम्हारी उस रास्ते की लेंथ कितनी है, उसी को अपन डिस्टेंस बोलेंगे, बहुत आसान भाषा में, कोई नई चीज नहीं है। और उस 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे। ये तुम क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो आगे की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देखो, होम से कॉलेज गए, देखो साइकिल पे जाते हैं ना, अब तो बच्चे खैर साइकिल पे नहीं जाते, स्कूटी मिल जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज से तुम भूख लग रही थी, है ना, मैकडोनल्ड्स चले गए। मैकडी का बर्गर मुझे भी बहुत पसंद है यार पर्सनली, ठीक है। तो अब क्या हुआ भैया, यहाँ पे तुम यहाँ से कॉलेज गए, कॉलेज से मैकडी गए, लेकिन तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, ये हो गया ना DHC और ये हो गया DCM। DCM समझ रहे हो ना, डिस्टेंस फ्रॉम कॉलेज टू मैकडी। बट अब तुम घर से कितना दूर हो, तुम हो घर से इतना दूर, तो ये हो गया तुम्हारा DHM। व्हाट इज DHM? डिस्टेंस फ्रॉम होम टू मैकडी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ना, घर से कितनी दूर हो, क्योंकि तुम्हारा इनिशियल पॉइंट तो यही था ना, निकले तो तुम घर से ही थे ना, तो घर से कितना दूर हो, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन ने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे यहां पे समझो, पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब है, जब ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अब ये सीधा घर से फाइनल पोजीशन कहां गया, मैकडी गया, ठीक है ना। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया बेटा इसका। तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू DHM, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इज इक्वल टू DHM। ये तभी पॉसिबल है व्हेन द पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अब देखो, डिस्टेंस क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी भी तुम थोड़ा सा भी पाथ कवर करोगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। मानते हो बात को, नहीं मानते हो? लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे भी इक्वली डिपेंड करेगी। तो पाथ लेंथ कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है। इवन पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों चीजें हो सकती हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि नेगेटिव कब होती हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझो,
भाई साहब ये गए, बच्चा जो है वो घर से निकला, ये बच्चे का नाम लग देते हैं राजू। तो अपना राजू भाई साहब जो है वो घर से निकले, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स तक गए, अपना बढ़िया मजे से बर्गर बुर्गर खाया, जो भी खाना था खाया, और अपने घर की तरफ वापस प्रस्थान कर गए। अब जब ये अपने घर की तरफ प्रस्थान करे, ठीक है ना, तो सपोज करो ये d डिस्टेंस चले थे और ये d डिस्टेंस वापस आ गए, तो हुआ क्या यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड नहीं कर गई, मतलब जहां से चले वहीं वापस आ गए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो जीरो हो गया, पर जो डिस्टेंस हुआ वो, या तुम अगर पाथ लेंथ की बात करोगे तो यहाँ पे जो पाथ लेंथ हो गया वो कितना हो गया भाई साहब 2d, क्योंकि d गए और d आए। अरे यस और नो, ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो पाथ लेंथ इज, देखो dhm प्लस dmh, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, इसको मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट पहली बात तो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो नहीं सकती। हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट किसी रीजन से डिस्टेंस के बराबर हो, वो कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा और कभी वापस घूम के नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर मान लो मैं यहां ए पॉइंट से चला और मैंने कोई टर्न नहीं लिया बी पॉइंट तक, तो यहां पे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं, पर अगर मैं घूम के यहां तक वापस आ गया सी पॉइंट तक, तो यहां पे डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा ना, डिस्टेंस बढ़ गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो गई। तो इस बात को अपने को याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा अलग हो सकता है या कभी सेम हो सकता है। कब सेम होगा, जब दोनों, मतलब जब पार्टिकल जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कंप्लीट मोशन में बी जीरो करस्पॉन्डिंग टू द पाथ लेंथ इज नॉट जीरो। देखो पाथ लेंथ तो कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है ना, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉट जीरो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज आल्सो जीरो। देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत ही हो गया। व्हेन डिस्टेंस इज जीरो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, अरे भैया डिस्टेंस ही जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड आर ऑलवेज इक्वल। देखो ऑलवेज अगर ना होता इसमें तो हो सकता है, ये पर्टिकुलर फोर्थ वाला ऑप्शन पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हो सकता है, पर अगर तुम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ध्यान देखो, ये हमेशा बात सही है। मतलब कभी भी तुमसे पूछा जाएगा तो ये बात सही है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉन जीरो, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो डबल हो चुका होगा ना। ठीक है ना, तो पहला वाला स्टेटमेंट रात को 2 बजे उठा के भी पूछा जाए तो सही निकलेगा, पर फोर्थ वाला स्टेटमेंट अधूरा सही है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है पर जरूरी नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बोल रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, मतलब अगर तुम डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करते हो तो वो 1 भी हो सकता है या लेस देन 1 भी हो सकता है, बट ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। ये भी सही हो सकता है, ये तो हमेशा सही रहता ही रहता है, ठीक है, पर ये कभी सही नहीं होगा। और ये वाला भी ना एक पर्टिकुलर कंडीशन में रहता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है। ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 तो गलत ही हो गया, ऑलवेज इक्वल टू 1 ये भी गलत हो गया, मे बी लेस देन 1 हाँ, और इक्वल टू 1, मतलब इसमें ना दोनों बातें हो सकती हैं। देखो यहाँ पे s बाई डी इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है और s बाई डी लेस देन 1 भी हो सकता है, दोनों बातें मैच कर सकती हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बोलो बात समझ में आई? द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज, इस पे तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, टोटल डिस्टेंस तो भैया इसको पाथ लेंथ बोल लेंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ पे जो कार है ये पहले सेकंड में 10 मीटर चली,
फिर दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर चली, फिर तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर चली। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। So whenever a body travels equal distances in equal interval of time, we call it as uniform motion। ये 9th में भी तुम पढ़ के आए हो, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा। बस ये बात ध्यान रखना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इतनी बात लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? ठीक है जी, चलो आगे की बात करते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं स्पीड का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पे कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं है। पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब उसकी पोजीशन बदलेगी तो हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे। सो वेलोसिटी इज बेसिकली, आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट जो उसकी मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड है अगर ऐसा यूनिट की बात करूं, बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेता हूं सिर्फ मैं, तो उसको स्पीड ही बोलूंगा। तो बेसिकली वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन। इतनी बात अपने को याद रखनी है, ठीक है? बाकी सारी बातें क्लास 9 में पढ़ के आए हो, तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूं, पर मैंने तुम्हें एक बारी सारी बातें बता दी हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब बातें याद रहेंगी। ठीक है भैया? तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड तो सेम ही रहती है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसलिए। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब जैसे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ा है, वैसे ही हम स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है, ठीक है? लेकिन स्केलर क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव, मतलब कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं रहेगी, सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगी। इस बात को अपने को याद रखना है। तो कभी भी अगर मैं तुमसे डिस्टेंस की बात करूं, स्पीड की बात करूं, है ना, तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि भैया स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कभी भी नेगेटिव स्पीड नहीं आती है, वेलोसिटी नेगेटिव आती है, ठीक है? तो ये बात, इसको रट लो, मतलब इसको बार बार मैं एक्सेलरेशन में भी यही बात बोलूं कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो ये सारी बातें, क्योंकि सब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सभी के लिए वैलिड है, ठीक है ना? तो इस पे बार बार चर्चा मैं नहीं करने वाला, ठीक? ओके। अब देख, यहां पे स्पीड वेलोसिटी की बात हो रही थी, तो भाई साहब ये जो अपने थे, ये राजू भाई साहब, ये इनिशियल से फाइनल गए, फाइनल से इनिशियल आए, टोटल डिस्टेंस कितना चला? मान लो 2D चले, ठीक है? मान लो इनके घर से दूरी जो थी वो 2 किलोमीटर थी, हाउस से मैकडॉनल्ड्स और मैकडॉनल्ड्स से हाउस वापस, तो ये कितना हुआ? 4 किलोमीटर चले। 4 किलोमीटर में टाइम कितना लगा इनको भाई साहब? 2 घंटे। अरे टाइम 1 घंटा लगा, चलो अच्छा 1 घंटा मान लेते हैं, ठीक है ना? तो अब इस बात को समझो, स्पीड कितनी हुई? 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 4 किलोमीटर, 2 जाना 2 आना। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? जीरो। तभी तो मैं तुम्हें बोल रहा था कि वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि यार वैसे भी तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा, टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम जीरो भी नहीं हो सकता, है ना? तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। तुम इस तरीके से भी इस चीज को समझ सकते हो, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट वेलोसिटी और एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बोलो बात समझ में आई? और स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, सो इट इज नॉन जीरो ऑलवेज until and unless it is at rest। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, बोथ स्केलर और वेक्टर। इसमें तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई चर्चा करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये पीछे वाले का, हाँ हट गया। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां तक जितनी भी बातें थी वो सब एक बेसिक डिस्कशन था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। अब यहां से वास्तविकता में
डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ही तुम समझ पाओगे कि क्लास 11th में एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे, ओके। टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे, यहां पे देखो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, स्पीड देगा, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम, टाइम को मैंने रखा है एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस को मैंने रखा है वाई एक्सिस पे, और ये हो गया थीटा, है ना, ये हो गया थीटा, ठीक है जी। चलो अब इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूज करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वहां पे c जो था वो तो जीरो था ना, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, जिसको मैं m बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा y बाई एक्स, जो कि tan थीटा के भी बराबर है। अगर तुम इस ग्राफ में देखो तो बेसिकली अगर मैं tan थीटा यूज करता हूं, मैंने तुम लोगों को 9th के लेक्चर में भी ये बात बताई है, तो ऑब्वियसली 11th वालों को तो बात पता होनी चाहिए कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और y इज इक्वल टू, अगर मैं एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन लिख रहा हूँ और c मेरा जीरो है, तो m क्या हो जाएगा y बाई एक्स, है ना। तो tan थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू m आ जाता है, या y बाई एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा एक और तरीका है इसको याद रखने का, तुम सिंपली क्या करो, tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स याद रख लो, सबसे बढ़िया बात ये। देखो ट्रिग्नोमेट्री से भी परपेंडिकुलर बाय बेस से भी y बाय एक्स आ रहा है, और अगर तुम डिफरेंशिएशन पढ़ के आए तो tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये सारे ग्राफ बहुत आसानी से तुम्हारे एटलीस्ट एंगल वाले पार्ट में तो सॉल्व होते जाएंगे ना, ठीक है ना। और अगर ये tan थीटा पॉजिटिव है, मतलब थीटा अगर एक्यूट है, तो ये तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है। तो 0 से 90 तक अगर tan की वैल्यू है तो स्लोप अगर पॉजिटिव है, मतलब जैसे यहाँ देखो ना, ये थीटा जो है एक्यूट है, तो ये देखो स्लोप पॉजिटिव है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। यहाँ पे जो थीटा है वो 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो tan थीटा हमेशा नेगेटिव ही आता है सेकंड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो ये बात अपने को याद रखनी है। यहाँ पे देख लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्लोप है वो m के बराबर है, जो इक्वल टू y बाई एक्स हो जाता है, ठीक है। tan थीटा m इज इक्वल टू y बाई एक्स, y क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम तुम्हें क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड, वेयर एज अगर मैं यही पोजीशन टाइम ग्राफ की बात आ जाऊं, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ को मैं क्या बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकता हूं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं तो वहां पे भी सिंपली tan थीटा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी वाई की जगह तुम क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, और डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, टाइम लिख सकते हो। तो स्पीड टाइम मतलब जैसे तुम समझो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए तुम्हें स्पीड मिल रहा था, स्लोप जो दे रहा था वो स्पीड दे रहा था। अगर यही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें या पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए तुम्हें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, तो इसको याद रखना है, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ और द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, सॉरी द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन क्या, इसमें ही देखो, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एक स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पे ये जो थीटा है ये एक्यूट है, तो स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। और यहां पे जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज है, तो स्लोप नेगेटिव है। अगर मैं पूरे की बात करूं, मैं 0 से लेकर 4 सेकंड तक की बात करूं, तो देखो इसको बांटा हुआ है ना, देखो यहां पे क्या हो रहा है, 0 से 2, टाइम किस में दे रखा है, आवर में, ठीक है। डिस्टेंस या पोजीशन किस में दे रखी है, किलोमीटर में। तो समझो 0 सेकंड पे तो 0 पे मतलब 0 सेकंड पे ये 0 डिस्टेंस पे था, लेकिन 2 घंटे बाद इसका पोजीशन क्या हो गई, 2 किलोमीटर हो गई, ठीक है। फिर अगर मैं देखूं तो 2 घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच में इसकी पोजीशन वापस 0 पे आ गई। बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर मैं टोटल बात करूं पूरे टाइम के लिए, देखो यहां पे स्लोप है पॉजिटिव, यहां पे स्लोप है नेगेटिव। अब तुम्हें स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है,
तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी और यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ये बात समझे कि अगर मैं इसको बीच में देखूं, आधा आधा पार्ट को देखूं, तो एक तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव उतना ही वेलोसिटी नेगेटिव। इससे पता क्या चल रहा है, तुम अगर पोजीशन की भी बात करो तो देखो यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट एनीवे 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं 0 टाइम में 0 किलोमीटर पे था, फिर जब मैं 2 घंटे बाद देखा तो मेरी पोजीशन चेंज होकर 2 किलोमीटर हो गई, फिर मेरी पोजीशन 2 किलोमीटर से चेंज होकर 0 हो गई, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी, अगर मैं बात करूं नेट वेलोसिटी की, ये देखो θ1 और θ2 180 माइनस θ2 है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे θ1 θ2 की अगर मैं बात करूं तो स्लोप 1 प्लस स्लोप 2 तुम्हें क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। नेट वेलोसिटी यहाँ पे 0 दे रहा है। तुम्हें देखो लास्ट वाले उसमें मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि जितना ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है, तो नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से तुम इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ केस 2 की हमने बात करी, तो यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी आई, ठीक है ना, नेट वेलोसिटी कितनी आई? वो 0 आई है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नेट स्लोप की बात हो रही है। ठीक है, अगर इसको तोड़ के देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और इतने हिस्से में वेलोसिटी नेगेटिव है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे नेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट जो है, अरे अगर तुम देखो तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो अगर तुम सिर्फ इसको किस टाइम तक देख लो, 2 आवर्स तक देख लो, तो तुम कहोगे हाँ सर वेलोसिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। अगर तुम सिर्फ इसको 2 आवर से 4 आवर तक देखो तो तुम कहोगे सर नेगेटिव वेलोसिटी है क्योंकि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। बट अगर तुम इसको 0 से लेकर 4 आवर तक देखो तो इसमें नेट वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि इसका नेट स्लोप 1 प्लस स्लोप 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस चीज को ध्यान रखना है। स्लोप 1 tan θ1 y/x हो गया, इसी तरीके से स्लोप 2 जो निकाला है हमने वो माइनस y/x है। देखो ना, माइनस tan θ2। तो मैं तुम्हें ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि अगर थीटा जो है वो एक्यूट है और अगर वो एक्यूट है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा इसका स्लोप, अगर नेगेटिव होगा तो मतलब थीटा कितना है? ऑब्ट्यूज है। ठीक है ना, समझ में आई बात? नहीं आई तो देखो, तो ये 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर जो कि 0 हो रहा है क्योंकि वो -1 है। ठीक है, तो अब पोजीशन टाइम ग्राफ से अपने को क्या मिला, एक और बात देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखो केस 3 की बात करते हैं। यहां पे क्या है कि ये देखो इसकी पोजीशन ना 0 से शुरू नहीं हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी पोजीशन ऑलरेडी 1 से शुरू हो रही है, तो इसकी कुछ इनिशियल पोजीशन है। मतलब जब तुम वाला वो पढ़ते हो ना कि जैसे अगर एक इक्वेशन लिखता हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ पे s जो होती है ना वो नेट डिस्प्लेसमेंट होती है, पता है ना तुम लोग को ये बात। तो यहाँ पे भी नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये 0 से शुरू नहीं हो रहा है। ये 0 आवर पे इसकी पोजीशन ऑलरेडी कहाँ है ना, बात समझे कि नहीं समझे? या तुम ये कह सकते हो कि मैंने इसको 0 पे ना देखना शुरू करा, किस पे देखना शुरू करा? 1 से देखना शुरू करा। मैंने जो इसकी पोजीशन देखी है वो 1 आवर से देखना शुरू करी है। ठीक है ना, तो जब मैंने इसको 1 आवर पे देखा ना तो ये रेस्ट पे था, क्योंकि देखो तुम ध्यान से, तो इसकी पोजीशन एट 1 आवर, इसकी पोजीशन 0 है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे इस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन आफ्टर दैट। इसके बाद क्योंकि देखो क्या है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, आप समझो इस बात को, स्लोप कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से जरा, बहुत ही ध्यान से देखना, यूनिफॉर्म मोशन आफ्टर दैट कैसे हो गया? ये कहानी है, ये थीटा है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, मैं किसी भी टाइम इंटरवल के लिए लूंगा तो थीटा इज कमिंग कांस्टेंट,
ये बात मैंने 9th के लेक्चर में भी बताई है, 9th क्लास के लेक्चर में भी बताई है मैंने। थीटा से ही सारे ग्राफ पढ़ाए हैं, तो जिनको नहीं पता है वो उस चीज़ को बहुत ध्यान से यहाँ पे देख लें। थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट हो गया, और अगर tan थीटा कांस्टेंट हो गया इसका मतलब स्लोप भी सेम ही है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप इज कांस्टेंट। और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इफ आई एम सेइंग दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि अगर स्लोप चेंज नहीं हो रहा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अपने को क्या दिख रहा है? यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस चीज़ों को अपने को याद रखना। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं। केस 4 देखो जरा। अब यहाँ पे क्या है कि 0 पे तो 0 है ना, 0 पे तो 0 है, इसकी पोजीशन 0 थी। और इसके बाद क्या हुआ? देखो यहाँ पे एक चेंज आपको दिख रहा है, ये जो चेंज आपको दिख रहा है ना, इधर देखो ये चेंज, यहाँ से देखो, यहाँ से फिर भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बोल सकता हूँ मैं, पर यहाँ पे देखो एक इतना चेंज आ रहा है। और फिर से तो यहाँ पे पहली बात तो अपने को दिख गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस वजह से क्योंकि देखो बहुत सारी जगह पे एंगल यहाँ चेंज हो रहा है। तुम इसके लिए एंगल थीटा है, ये एंगल यहाँ तक वैलिड है, फिर इसके लिए थीटा 1 है, फिर इसके लिए थीटा 2 है, फिर इसके लिए फिर से थीटा चेंज हो रहा है थीटा 3, और एक टाइम के बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जा रही है। मतलब सिर्फ टाइम चल रहा है, पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही है। तो तुम समझो कि पहली बात तो यहाँ पे जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है मतलब वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक। कुछ टाइम बाद तुम देखोगे कि दिस इज बिकमिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो यहाँ तो कोई थीटा है ही नहीं, थीटा 0 हो गया, तो मतलब यहाँ पे तो ये रेस्ट पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एकदम से थीटा बढ़ा है, तो यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी बढ़ी है क्योंकि पोजीशन ज्यादा कवर हुई है, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे समझ में आई कि थीटा वेरी कर रहा है, वो तो मैं देख पा रहा हूँ। दूसरी बात इससे मुझे क्या समझ में आई, अगर थीटा वेरी कर रहा है तो मतलब यहाँ पे मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप अपने को क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन है, थीटा भी अलग है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेरी कर रही है। यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो तो थोड़े से पार्ट के लिए वेलोसिटी सेम है, फिर थोड़े से पार्ट के लिए वेलोसिटी सेम है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि थीटा फिर से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे थीटा 0 है तो ऑब्जेक्ट कैसे आ जा रहा है? रेस्ट पे आ जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो देखो 0 से 1 तक यहाँ पे बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन है, हाँ वहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, 1 पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एंड पे आके तो रेस्ट पे हो जा रहा है। तो 0 से 1 यूनिफॉर्म मोशन, बाकी पार्ट के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और बचे हुए लास्ट पार्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे है, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व एट एनी इंस्टेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम यहाँ पे बात हमने नहीं करी है, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का मैं तुम्हें बता दूं। अगर तुम वेलोसिटी टाइम ले रहे हो, अगर तुम पोजीशन टाइम लोगे तो वो तुम्हें वेलोसिटी देगा। स्लोप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, स्लोप की। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम की अगर बात करेंगे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, तो वो तुम्हें स्पीड देगा। सिमिलरली अगर तुम स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम की बात कर लेते तो वो तुम्हें एक्सेलरेशन दे देगा। अच्छा, ये बात मैं तुम्हें एक बात और बढ़िया बता दूं, दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ है, यूनिक ग्राफ है, जिससे तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, जिससे तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट? एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस, ये तो तुम्हें पता ही है, वेलोसिटी दे देगा, कोई नई बात नहीं है। तो
तो डी वाला पार्ट इसका सही हो गया क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव अस द स्पीड, इस पे भी कोई नई बात नहीं है, तुम डायरेक्टली इस पे स्पीड पे टिक कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो इन रिलेशन टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ the curve can be circle, the area under the curve and the above the time axis between any two instant gives the average acceleration, the slope at any instant gives the rate of change of acceleration। अच्छा देखो क्या है यहाँ पे, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब हम बात करते हैं ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपने को दो चीजें मिलती हैं, दो चीजें बढ़िया प्राप्त होती हैं। एक तो प्राप्त होता है अपने को एक्सेलरेशन, स्लोप जो देगा वो एक्सेलरेशन देगा। दूसरा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले वीटी ग्राफ पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और फिर वापस आ जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है। तो अब पहले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वैसे भी मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। एवरेज स्पीड का बस एकमात्र फॉर्मूला है, कभी भी कोई भी फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, उसमें अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तुम्हारे पास एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कभी भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, खत्म। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा फोकस किस पे रखना है, टोटल डिस्टेंस पे और टोटल टाइम पे, ठीक है ना। तो कभी भी एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, पाथ लेंथ की अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो इस बात को अपने को याद रखना है दैट एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चलो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग केसेस हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 केसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले ये केस देखो, इसमें क्या है, ये x सिग्निफाई कर रहा है पोजीशन। देखो यहां पे ना टाइम के रिस्पेक्ट में देखो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन कांस्टेंट है, ये x नॉट पे ही है, बस टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे थर्ड वाले ग्राफ में ऑब्जेक्ट कैसा है, एट रेस्ट है, ठीक है। यहां पे क्या है, देखो फिर वही बात, अगर तुम देखो यहां पे थीटा एक्यूट है ना, तो टैन थीटा पॉजिटिव है, और अगर टैन थीटा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि टैन थीटा ही तो स्लोप है ना। तो स्लोप क्या देता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे है, पॉजिटिव है। तो ए वाले ग्राफ के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव और सी वाले ग्राफ के लिए वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे। तीसरे में तुम अगर देखो ध्यान से तो ये हो गया एंगल, है ना, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, अगर तुम थीटा इसको ले रहे हो, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं समझे, तो ये एंगल हो गया। अब यहाँ पे तुम देखो कि टैन थीटा जो है ना, वो बेसिकली नेगेटिव ही आने वाला है। तो इस बात को अपने को याद रखना है दैट मूविंग विद अ नेगेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, दूसरे वाले में स्लोप नेगेटिव और तीसरे वाले में स्लोप 0, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो मेजर ऑफ डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए तो ऐसे समझ लो तुम कि इसको ना एकदम आसान तरीके से मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। इसका एकमात्र फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तुम समझ लो। देखो जब भी बात होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड की तो टाइम इंटरवल ना बहुत छोटा कर लो। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही यही है कि उसी क्षण का मतलब ये है कि बस तुरंत अभी देखा, ऑब्जर्व करा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस इंस्टेंट में कितनी स्पीड है, उस इंस्टेंट में कितनी वेलोसिटी है, उसी को तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो समझना
इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा, जैसे एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं तो ठीक है ना, तो पूरा टाइम इंटरवल देखते हैं कि अच्छा यहां से 0 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक या 0 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक। बट इंस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो तुम टाइम इंटरवल देख रहे हो 0 सेकंड से 30 सेकंड, 0 सेकंड से कितना 30 सेकंड। अगर मैंने बोल दिया एट 25 सेकंड, एट, अब यहां पे टाइम इंटरवल नहीं है ना, यहां पे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है ना, उस इंस्टेंट में कितनी स्पीड होगी पार्टिकल की, उसी को मैं क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलूंगा। तो आप ये कह सकते हो कि वहां पे टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि टाइम इंटरवल के लिए जगह नहीं बचती ना, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो वो टाइम बहुत रिड्यूस हो गया। तो टाइम, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसे बात को समझना, एवरेज स्पीड क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे बात को समझो, मैंने बोला कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल सपोज करो 4 मीटर पे था, ठीक है, और t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे पार्टिकल जो था वो 42 मीटर पे था, ऐसे समझ लो। चलो, तुमसे पूछा गया कि फाइंड एवरेज स्पीड, तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, क्योंकि इतना ही तो 4 मीटर से 42 मीटर ही तो गया, तो कितना चला 38 मीटर, तो 38 अपॉन 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, तो तुमने एवरेज कितना निकाला 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये तो तुम्हारा एवरेज हो गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम इंटरवल और छोटा होगा, तो टाइम इंटरवल छोटा कैसे हो सकता है, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बात समझे कि नहीं समझे, टेंड्स टू 0 का मतलब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता जा रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए तुम क्या लिख सकते हो, ds बाय dt, है ना, अलजेब्रा किस में चेंज हो जाता है, कैलकुलस में चेंज हो जाता है, व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी बहुत छोटा हुआ तो उस छोटे टाइम के लिए डिस्टेंस भी बहुत छोटा हुआ, जब डिस्टेंस बहुत छोटा हुआ तो हम स्पीड क्या लिखेंगे, ds, यहाँ पे क्या है, चलो मैं ds इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे तुम डिस्प्लेसमेंट मान लो ना s को, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज ds बाय dt, अगर अलोंग x एक्सिस की बात करें तो वेलोसिटी इज dx बाय dt, अलोंग अगर y एक्सिस की बात करें तो वेलोसिटी इज dy बाय dt। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। अगर z एक्सिस की बात करें तो वेलोसिटी इज dz बाय dt। तो ये कहानी अपने को पता होनी चाहिए कि मतलब क्या है, जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो रहा है, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये फर्क है। अगर तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हो तो तुम लिखोगे dx बाई dt, अगर अलोंग x एक्सिस की बात हो रही है, और अगर तुम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो v एवरेज की, तो फर्क क्या है, डेल्टा x बाय डेल्टा टी। तो मेजर डिफरेंस क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, टाइम इंटरवल का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस स्पीड में बहुत छोटा टाइम इंटरवल है तो डिस्टेंस भी बहुत छोटा है, और अगर एवरेज की बात करें तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा क्योंकि टाइम इंटरवल कंपैरेटिवली ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी पे बात करी थी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर बात करें तो v इज इक्वल टू, सिंपली आप लिख सकते हो अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो, dr बाय dt, मतलब डेल्टा r जो है बेसिकली वो dr में कन्वर्ट हो रहा है, कब, जब डेल्टा t जो है वो टेंड कर रहा है 0 में, एंड डेल्टा t बेसिकली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू dt। तो बस ये बात समझनी पड़ेगी कि देखो ये एल्जेब्रिक फॉर्म है और ये कैलकुलस फॉर्म है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा तुम्हें ऐसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा होगा, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और एवरेज वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब एवरेज वेलोसिटी किसके लिए होती है, एक टाइम इंटरवल के लिए होती है, ठीक है, और इंस्टेंट वेलोसिटी तुम्हें इंस्टेंट टाइम के लिए देगा। तो मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये टाइम इंटरवल के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। v वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं लिख रहा हूं dr बाय dt, सो दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है ना।
अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हाउ इज एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमें कभी भी ये किस बारे में, मतलब बीच में क्या हो रहा है, मतलब तुम जैसे मान लो तुमने कहा कि ऐसे समझो कि तुम स्कूल घर से निकले, जैसे हमारे पुराने ज़माने में नहीं बताते थे कि हम तो नदी पार करके स्कूल पहुंचते थे, ठीक है ना। तो तुम ऐसे समझो कि जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे होगे ना, जैसे तुम घर से निकले, बीच में गांव पड़ गया है ना, उस गांव में एक नदी पड़ गई है ना, फिर उस गांव से तुमने ऑटो पकड़ा और फिर तुम कुछ पैदल चले, तो क्या बोल सकते हैं कि कुछ वॉक करी तुमने, है ना, फिर तुम जाके स्कूल पहुंचे। तो एवरेज वेलोसिटी में ये कोई चर्चा नहीं करेगा, वो ये कहेगा कि भैया देखो ऐसा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम घर से स्कूल कैसे पहुंच रहे हो, मेरे को ये फर्क पड़ता है कि घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है मान लो 40 किलोमीटर है, ठीक है। अब तुम चाहे पैदल चल के आओ, तो चाहे तुम नदी क्रॉस करके आए, चाहे तुम ऑटो से बैठ के आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है तुम 40 किलोमीटर जो ट्रैवल करके आए हो वो तुम्हें 5 घंटे लगे हैं मान लो, तो मेरे लिए जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज का मतलब ये है, लेकिन एक बात समझो, जब तुम रिवर क्रॉस कर रहे होगे तो तुम अलग स्पीड से चल रहे होगे, है ना, स्पीड अलग होगी तुम्हारी, समझे। जब तुम ऑटो में बैठ के जा रहे हो तो ऑटो वाले तो तुम्हें पता ही है कि हाँ ऑटो कहाँ चलाते हैं, वो तो हवाई जहाज चलाते हैं, ठीक है। जब तुम पैदल चल रहे होगे तो स्पीड अलग रही होगी। तो अगर उसी किसी टाइम की बात करें कि कितने टाइम में, मतलब कौन से टाइम पे तुम 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, तो वो बात होती है इंस्टेंट वेलोसिटी की या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, कि उस समय, है ना, इस 5 घंटे की पूरी जर्नी में, जैसे मान लो तुम सुबह 8 बजे, चलो सुबह 6 बजे मान लेते हैं कि सुबह 6 बजे निकले, 11 बजे स्कूल पहुंचे, तो तुम 8 AM पे किस स्पीड से चल रहे थे या किस वेलोसिटी से चल रहे थे, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बहुत बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइंस हाउ फास्ट अ पार्टिकल मूव्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि उस समय में कितना तेज है, और ये पूरा रिजल्ट देता है पूरे टाइम इंटरवल के लिए। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अब इसमें लीनियर मोशन में सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो तुम लोग। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यहाँ पे केस लिया गया है, इस केस में S1 डिस्टेंस जो चला है उसमें टाइम लगा है T1, S2 डिस्टेंस जो लगा है उसमें टाइम लगा है T2, और S3 डिस्टेंस जो चला है वो टाइम लगा है T3। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज डिस्टेंस, मतलब एवरेज स्पीड के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है। इस बात को तुम्हें याद रखना है that whenever you are finding out average velocity or average speed it is only total distance upon total time। तो total distance, अब तुम समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे S1 डिस्टेंस जिसमें मुझे T1 टाइम लगा, मैं मान लो V1 वेलोसिटी से चला, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है। S2 डिस्टेंस जिसमें मुझे टाइम T2 लगा था, मैं वो V2 वेलोसिटी से चला था। S3 डिस्टेंस जिसमें टाइम T3 लगा था, वो मैं V3 वेलोसिटी से चला था, ठीक। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन की तो बात है नहीं, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जीरो है। स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, v1 है, डिस्टेंस कितना है, s1 है, अपॉन t1 है। तो s1 की जगह देखो, यहाँ पे s1 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, S1 की जगह तुम लिख सकते हो V1 T1। सिमिलरली तुम S2 की जगह क्या लिख सकते हो, V2 T2। सिमिलरली तुम S3 की जगह क्या लिख सकते हो, V3 T3। तो तुम देखो इस S1 S2 S3 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये दो फॉर्मेट में क्वेश्चन है, तुम बात को समझना। तुम्हें बोल देगा कि एक प्राणी है, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो 20 किलोमीटर पर आवर से चला 10 मिनट के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट का बोलेगा, मतलब सेम ऑब्जेक्ट के लिए बोलेगा, बट दूसरा डिस्टेंस जो वो चला 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट्स।
एंड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स। तो यहाँ पे तुम्हें 3 टाइम दे दिए उसने, 3 टाइम देने पे 3 वेलोसिटी दे दी। तो यहाँ पे तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले कोशिश करोगे कि डिस्टेंस कितना फाइंड हुआ। जब तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करोगे फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे तो बात क्या है, उससे कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए क्या करो, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये डायरेक्ट रिलेशन रहता है, ठीक है ना। तो इस बात को अपने को याद रखना है कि कभी कभी तुम डिस्टेंसेस की जगह, अच्छा ऐसा भी नहीं है, कभी कभी तुम्हें टाइम भी ना दिया हो तो तुम्हें टाइम किसके फॉर्मेट में लिखना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के फॉर्मेट में। तो अगर तुम्हें डिस्टेंस नहीं दिया है तो उसको तुम वेलोसिटी और टाइम के फॉर्मेट में लिखो, अगर तुम्हें टाइम नहीं दिया है तो तुम डिस्टेंस और वेलोसिटी के फॉर्मेट में लिखो, अगर तुम्हें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा है तो तुम ये डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, यहां पे एक और केस है और ये पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया केस है, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये क्या आता है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो आती है v1 प्लस v2 बाई 2 आती है। 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन इसी से डिराइव करी थी हमने, है ना। कैसे करी थी आप देखते हैं। अब होता क्या है, ऐसे समझो कि मान लो एक पार्टिकल है, वो s1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और s2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। यहां पे टाइम उसको t लगा, यहां पे भी उसको टाइम t लगा, टाइम यहां पे बराबर है, ठीक है। मान लो कि एक बॉडी है, वो आधे 1 घंटे के लिए चली, तो हम कितना डिस्टेंस देख रहे हैं कि पहले आधे घंटे में कितना चली, फिर दूसरे आधे घंटे में कितना चली। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है s1, डिस्टेंस दूसरा कितना है s2, दोनों टाइम कितने हैं t एंड t। यहाँ पे बस फर्क ये है कि इस टाइम के लिए चला ये v1 से और इस टाइम के लिए चला ये v2 से। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अब अगर तुम डायरेक्टली, मैंने तुम्हें तीनों चीजें दे दी हैं, अब अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला निकालते हो या लिखते हो फॉर एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, s1 प्लस s2 और टोटल टाइम यहाँ पे कितना हो गया 2t हो गया, ठीक है। इससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर मैं तुम्हें s1 s2 ना दूं, ठीक है, मैं तुम्हें v1 और t दूं और v2 और t दूं, तो तुम s1 s2 की जगह क्या यहाँ पे v1t प्लस v2t अपॉन 2t नहीं लिख सकते, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब यहां से देखो t कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये एक ना पर्टिकुलर कंडीशन होती है जहां पे आधी जर्नी के लिए मैं v1 से चला और बची आधी जर्नी के लिए मैं v2 से चला, तो मेरे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस चीज को अपने को याद रखना है कि देखो फॉर्मूला वही चल रहा है, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बट कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलो भैया नेक्स्ट बात को देखते हैं। अब समझो, इफ द बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी with uniform velocity v1 and second half of the journey with uniform velocity v2, then the average velocity, अब इसका भी देखो डेरिवेशन है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये भी डेराइव होता है। देखो कैसे, ऐसे समझो कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 2s है, टोटल डिस्टेंस क्या है 2s है, तो आधा डिस्टेंस से कितने से चला v1 से और आधा डिस्टेंस से कितने से चला v2 से, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया s, ये डिस्टेंस कितना हो गया s। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। बोल रहा है ना फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, अब यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है तो टाइम मुझे निकालना पड़ेगा, तो एकदम आसान तरीके से मैं क्या करूंगा, टाइम निकालूंगा। अब टाइम कैसे निकालेंगे भाई साहब, मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो उसको किस फॉर्मेट में लिख लो, स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मेट में, आई मीन डिस्टेंस और वेलोसिटी के फॉर्मेट में। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड की जगह क्या आ जाएगा v1, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा s अपॉन t1, तो t1 यहाँ से क्या आ रहा है s बाय v1, ठीक। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा t2 s बाय v2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, तो s बाय v1 और s बाय v2, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया बेटा 2s, टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 की जगह क्या आ जाएगा s बाय v1 प्लस s बाय
v2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद क्या करोगे, s कॉमन लेके उड़ा दो। जब तुमने इसको कट कर दिया तो ये बचा 2/1/v1 प्लस 1/v2। v1 v2 एलसीएम लोगे, v2 प्लस v1 आएगा, ऊपर जाएगा तो यही रिजल्ट आ जाएगा 2v1 v2/v1 प्लस v2। देखो इसका एलसीएम ले लो, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए ना, तुम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये देखो v2 प्लस v1, इसको ऊपर भेजोगे 2 के साथ तो यही रिजल्ट आ जाएगा 2v1 v2/v1 प्लस v2। ठीक है ना, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। तो इतनी बात तुम्हें ये दो रिलेशन v1 प्लस v2/2 कब होता है और 2v1 v2/v1 प्लस v2 कब होता है, ये डायरेक्ट कभी कभी 11th के सीबीएसई में या इनफैक्ट जेई मेंस में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, तो अपने को ये चीज पता होनी चाहिए। चलो भैया आगे की बात करते हैं। अब यहां पे समझो एक और पार्ट है इसमें, इधर देख लो। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, यहां पे थर्ड पार्ट है, इफ अ बॉडी ट्रेवल फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2 एंड v3। तो जैसे देखो यहाँ पे 2v1 v2/v1 प्लस v2 आ रहा है ना, सिमिलरली तुम इसमें भी कर सकते हो। देखो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये फॉर्मूले को भी याद रखना। वो बात अलग है कि इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट एटलीस्ट तुम अपने नोट्स में इसको मेंटेन कर सकते हो कि हाँ सर ने एक और फॉर्मूला बताया था, क्या है 3v1 v2 v3 अपॉन, देखो पहले में v3 गायब कर दो v1 v2, दूसरे में v2 गायब कर दो तो यहाँ आ जाएगा v1 v3, फिर तीसरे में क्या वो गायब कर दो v3, तो ये हो जाएगा क्या v2, देखो v1 v2 आ गया, v1 v3 आ गया, तो अब आ जाएगा v2 v3। ठीक है ना, तो इस तरीके से तुम ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो। समझ में आ गई क्या बात। अब देखो इसका एमसीक्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। The dash define how fast the particle moves at a particular instant। तो या तो ये भैया इंस्टेंट स्पीड होगा या इंस्टेंट वेलोसिटी होगा, क्योंकि इंस्टेंट पे बोल रहा है ना, तो एवरेज वेलोसिटी नहीं हो सकता, एवरेज स्पीड नहीं हो सकता, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाउ फास्ट द पार्टिकल मूव्स एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये इंस्टेंट वेलोसिटी हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस डज नॉट गिव्स एनी डिटेल ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, इट गिव्स ओनली द रिजल्ट ऑफ द मोशन। तो ये हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये एवरेज में पता चलता है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि कितनी देर कितनी तेजी से चल रहा है, ये पता चल रहा है कि पूरे पाथ के लिए क्या वेलोसिटी रही है ना। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, द आंसर इज एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो तुम्हें रिजल्ट दे रहा है बेसिकली, है ना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी तो एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, बट अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है ना, अब समझो बात को। एक्सेलरेशन होता क्या है, इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a इज इक्वल टू dv/dt। इसको बोल देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन को मैं ये डेल्टा v/Δt लिख रहा हूं, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या चीज है, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन भी सिमिलरली दो तरीके के ही होते हैं। ठीक है ना, एक हो जाएगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो वो तुम किस फॉर्म में लिखते हो, a इज इक्वल टू dv/dt के फॉर्मेट में, a इज इक्वल टू dv/dt। यहाँ पे भी जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है, तो अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो चेंज बहुत छोटा होगा वेलोसिटी में, और अगर चेंज बहुत छोटा होगा तो हम उस तरीके से इसको कैलकुलस फॉर्म में लिख देते हैं। एक बात और याद रखना, एक्सेलरेशन एक और तरीके से लिखा जाता है। आपने इसको लिखा dv/dt, ठीक है, मैं इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब ये कि मैं मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं कर रहा हूं।
कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको टाइम डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो आप क्या करो, dx by dt को देखो साथ में लो। जब dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा क्या, v dv by dx। तो एक्सेलरेशन दो तरीके से लिखा जाता है, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, या इसका एक और फॉर्मेट जो है वो ये है v dv by dx। तो एक्सेलरेशन ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज dv by dt, ठीक है, लेकिन v क्या होता है, dx by dt। तो ये एक्सेलरेशन यहां से क्या आ जाएगा, d2x by dt स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एक्सेलरेशन का तीन फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, d2x by dt स्क्वायर, dv by dt एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पे दो तरीके के एक्सेलरेशन, यहाँ पे दो तरीके के एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन अगर इंस्टेंट पे देखा जाएगा तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एक टाइम इंटरवल के लिए देखा जाएगा तो दैट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन व्हिच इज डेल्टा v बाय डेल्टा t। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। होती है वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इसमें एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है ना। ये बात अपने को क्लियर हो गई। अब पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन देख लेते हैं। अभी तक जो तुमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा उसमें या तो हमने ये पहचाना था कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट या तो यूनिफॉर्म मोशन पे। अभी तक हमने एक्सेलरेटेड मोशन की कोई बात नहीं करी थी, ठीक। तो यहां पे देखो, अभी तक जो आपने ग्राफ पढ़े थे ना उसमें वो ऐसे ग्राफ थे कि देखो ऐसा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ ये है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये पोजीशन विद टाइम बढ़ रही है, तो यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो ना, क्योंकि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी, और यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव में चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे देखो पोजीशन कम हो रही है, मतलब टाइम के साथ पोजीशन रिड्यूस हो रही है, तो वेलोसिटी इसकी नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, तभी तो वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव मतलब हो सकता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो, मतलब कम हो रही है ना, तो इसलिए एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम होता है रिटार्डेशन। क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम होता है रिटार्डेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में तुम्हें पता है यहाँ पे थीटा कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि वहां पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, दूसरे में ए नेगेटिव, और तीसरे में जीरो। ये कब देख रहे हैं हम, ये हम पोजीशन टाइम ग्राफ से देख रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अब आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो यहां पे क्या है, तो बात को समझो। एट t इज इक्वल टू जीरो पे, एट t इज इक्वल टू जीरो पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से डिफाइन कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी v नॉट। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ये थीटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, क्या यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, नो सर, थीटा तो चेंज नहीं हो रहा। अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा तो tan थीटा चेंज नहीं हो रहा, यानी कि स्लोप चेंज नहीं हो रहा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो यही तो बता रहा हूं मैं तुम लोगों को कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से दिखता है। अच्छा, इसी ग्राफ से तो हम सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव भी कर लेते हैं ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अपने को ये चीज याद रखनी है दैट अगर स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ओके। अब यहाँ देखो,
यहाँ पे जो स्लोप है उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, बट यहाँ पे तुम देखो टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज, टैन थीटा नेगेटिव, या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट इन नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्यों, देखो वेलोसिटी अभी तक इसकी पॉजिटिव ही है ना, वेलोसिटी नेगेटिव होगी तब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है बट वेलोसिटी पॉजिटिव है, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डिसलरेशन, है ना, डिसलरेशन। ठीक है जी, ओके। चलो अब यहां पे देखो ध्यान से, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, देखो बट नेगेटिव वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना इसकी, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो टाइम के साथ क्या था, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी थी पहले, टाइम t इक्वल टू 0 पे माइनस वी नॉट था, लेकिन टाइम के साथ जो है तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो गए ना, दोनों नेगेटिव से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, देखो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो भी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, तो यहाँ पे tan थीटा की अगर बात करेंगे तो वो नेगेटिव है, बट यहाँ पे वेलोसिटी भी तो नेगेटिव है, इसीलिए वो समय के साथ बढ़ेगी। चलो अब यहां देखो, यहां पे क्या हो रहा है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इतने केस में क्या हो रहा है, एंगल 180 माइनस थीटा, पर यहां पे तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पे क्या है कि यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम हो रहा है, ठीक है तो एक्सेलरेशन, स्लोप तो सेम ही चल रहा है ना, स्लोप तो चेंज हो नहीं रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पर यहां तक वेलोसिटी कम होगी, और यहां से जीरो होने के बाद यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और जीरो होने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज करने लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है, और अगर आप ध्यान से देखो तो स्लोप कांस्टेंट है इसका, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो यहाँ पे बिटवीन टाइम 0 टू t1, अब यहाँ पे 0 से t1 के लिए क्या था, वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, और t1 से t2 के लिए यहाँ तक अगर इसको मैं t2 बोल लूँ टाइम को, तो t1 से t2 के लिए क्या हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन ड्यू टू द नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक। चलो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तुम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, दोनों के बारे में मैंने बता दिया है पहले से, बट फिर भी तुम एक बार देख लो इसको कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी बाय डी टी, ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है, फॉर एवरेज एक्सेलरेशन इट विल बी फॉर अ टाइम इंटरवल, एंड फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इट विल बी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं, एरिया कवर्ड अंडर वीटी ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैं बात आपसे कर चुका हूं जब मैंने वो क्वेश्चन करवाया था, लेकिन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, तुम अगर इसका एरिया निकालते हो तो दिस विल बी v इंटू टी विच इट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, तो हमेशा याद रखना वीटी ग्राफ से अपने को दो चीजें मिलती हैं, एक चीज तो ये मिलती है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तुम्हें एक्सेलरेशन देगा, एंड एरिया कवर्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ओ ए बी सी जो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, वो तुम्हें क्या दे देगा, टाइम इंटू वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। चलो अब कुछ कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं कि भैया हमने पोजीशन टाइम ग्राफ और वीटी टाइम ग्राफ से सीखा क्या है। पोजीशन टाइम ग्राफ से देखो अपने को क्या मिला, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गेव यू वेलोसिटी,
एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू एक्सेलरेशन। तो अगर कभी भी वेलोसिटी निकालने की बात करेंगे तो किसका यूज करो, पोजीशन टाइम ग्राफ का, और कभी भी अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो किसका यूज करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और एक बात और, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है, तो आई वुड रेफर दैट ऑलवेज गो फॉर द वीटी ग्राफ, क्योंकि वीटी ग्राफ हैज इज प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू दी पोजीशन टाइम ग्राफ। इसीलिए बोलते हैं कि अगर जिस बच्चे ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से पढ़ लिया ना तो उसको सारी इंफॉर्मेशन एक ही ग्राफ से मिल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो अब एक्सेलरेशन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी होता है ये। ऑप्शन में देखो स्केलर आएगा, वेक्टर आएगा, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, बोथ स्केलर और वेक्टर, बट इसका सही आंसर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम। अगर तुम एक सिंपल सी इक्वेशन देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड है ये तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इस फंक्शन के हिसाब से या इस इक्वेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे की बात कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट फेज पे बढ़ते हैं चैप्टर के। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सारी बातें बेसिक कर ली थी, ग्राफ्स के बारे में पढ़ लिया था। अब जो चर्चा करनी है वो करनी है काइनेमैटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेसिकली यहाँ पे जो मैं पार्ट कवर करने वाला हूँ उसमें तुम लोग बेसिक इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दी nth सेकेंड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड करा, ठीक है। इसका ना डेरिवेशन तुम लोग 9th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो तुम लोग ने इस पे ग्राफिकली डेरिवेशन करा था, ठीक है, और मैंने तो अपने लेक्चर्स में मैथमेटिकली भी बताया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो तुम लोग ग्राफ पढ़ते हो काइनेमैटिक फॉर इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका डेरिवेशन तो मुझे लगता है कि तुम्हें ऑटोमेटिकली आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे x बोला है, टाइम को t बोला है, इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट मान लिया, फाइनल वेलोसिटी को v मान लिया, एक्सेलरेशन को a मान लिया। इसके बारे में ऑलरेडी तुम्हें नॉलेज है, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात हम लोग कर रहे थे। v इज इक्वल टू 9th क्लास में u प्लस ए टी पढ़ा था, वही सेम बात ही चल रही, कोई नया नहीं है ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था, ठीक है। ये बेसिक बातें हम लोगों ने करी थी, बट इन तीन इक्वेशंस पे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और ये नए तरीके से कैसे डिराइव हो सकती है। तो दो तरीके का डेरिवेशन तुम लोग करके आए हो। एक तुम डेरिवेशन करके आए हो एल्जेब्रिक टाइप का, जिसमें तुमने एल्जेब्रा मेथड से, ठीक है, इसको डिराइव कर लिया था। अब जो मेन डेरिवेशन है क्लास 11th में जो सीबीएसई में पूछा जाता है, दैट इज द कैलकुलस डेरिवेशन, है ना। कैलकुलस मेथड से किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ग्राफिकली तुम लोग देख सकते हो कि a इज इक्वल टू ये हो जाएगा dv बाय dt, है ना। अगर बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए देखें, है ना, a जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, v माइनस वी नॉट बाई टी, यानी कि a जो होता है बेसिकली v माइनस यू बाई टी होता है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हें ये इक्वेशन मिल जाती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। ऐसे ही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी तुम लोग ये एरिया निकाल लेते थे, याद है। तो जस्ट ये फाइंड आउट द एरिया एंड यू विल गेट द इक्वेशन, ठीक है ना, और वैल्यू पुट कर दो। इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एरिया कवर्ड अंडर दिस, इसी डिस्प्लेसमेंट आता था, है ना। तो एरिया निकालोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन मिल जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे
s की जगह x लिखा हुआ है और u की जगह v नॉट लिखा हुआ है, तो इस पे कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी तुम लोग सिमिलरली मैथमेटिकल मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन है। काइनेमेटिक इक्वेशंस आर अप्लाइड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा यहाँ पे, सर्कुलर मोशन, रिटार्डेड मोशन, डिसलरेटेड मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम जितनी भी काइनेमेटिक इक्वेशन होती है वो तभी एप्लीकेबल होती है जब मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे रिटार्डेड की जगह रिटार्डेड होना चाहिए था, स्पेलिंग का थोड़ा सा एरर है, तो वही बस ओ की जगह तुम सीधा ए कर सकते हो, ठीक है, रिटार्डेड, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस आर अप्लाइड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं जो हमें क्लास 11th पे डिस्कस करना है, दैट इज डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड को समझ लेते हैं कि किस तरीके से, देखो यहाँ पे कैलकुलस मेथड के लिए मैं मतलब डिफरेंशिएशन का मेनली इस्तेमाल करूंगा और इंटीग्रेशन का भी, बट मेनली डिफरेंशिएशन तुम्हें आना चाहिए तभी तो तुम इंटीग्रेशन कर पाओगे ना, ठीक है। तो जैसे कुछ बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि तुम्हें पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx/dt, है ना। एक्सेलरेशन जो होता है तुम्हारा होता है dv/dt, या एक्सेलरेशन को तुम और भी क्या लिख सकते हो, v dv/dx। तो इन तीनों इक्वेशंस को तुम्हें पता होना चाहिए, तुम तभी डिराइव कर पाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिराइव करते हैं। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि मैंने इस टाइम पे इसको ऑब्जर्व करना शुरू करा, ठीक है। और टाइम t पे मैं टाइम t तक मैंने इसको ऑब्जर्व करा, मान लो 0 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक मैंने इसको ऑब्जर्व करा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या एक्सेलरेशन को तुम लोग क्या लिख रहे हो, dv/dt, ठीक है जी। dt को इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, a dt इज इक्वल टू dv, ठीक। अब a dt इज इक्वल टू dv हो गया, तो उसके बाद तुम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट कहां से कहां कर सकते हो, इसकी लिमिट रख दो 0 से लेकर t तक, इसकी लिमिट रख दो u से लेकर v तक। देखो ऐसा क्यों करा है, क्योंकि देखो ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होता है, बेसिकली एक तुम्हें बाउंडेड वैल्यूज दे दी गई हैं। इन बाउंडेड वैल्यूज से क्या होगा कि तुम्हें पता, देखो इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में फर्क क्या होता है, बेसिक डिफरेंस समझो। तुम किसी चीज को जोड़ रहे हो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, बेसिकली समेशन है ना। तुम किसी चीज को जोड़ रहे हो पर तुम्हें पता नहीं है कि कहां तक जोड़ना है, वो तो इनफाइनाइट तक जोड़ते जाओगे ना, तो वो इनडेफिनेट हो गया। इनडेफिनेट इंटीग्रल से यूजुअली अपने को क्या मिलता है, एक रिलेशन मिल जाता है, उसमें तुम वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें उस वैल्यू के लिए पर्टिकुलर आंसर मिल जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि तुमने एक वैल्यू से लेकर दूसरी वैल्यू तक ही इंटीग्रेट करा है, मतलब ना उसके आगे का तुम्हें कोई मतलब है ना उससे पीछे का मतलब है। जैसे सपोज करो तुम्हारे क्लास में 50 दोस्त हैं, ठीक है, मतलब 50 क्लासमेट हैं, 50 स्टूडेंट हैं जो तुम्हारे क्लासमेट हैं। उसमें मैंने तुम्हें बोला कि एक काम करो, जो 20 रोल नंबर से 30 रोल नंबर वाले बच्चे हैं वो क्लास के बाहर निकल जाए, ठीक है। अब ये हो गया डेफिनेट, मतलब जो 20 रोल नंबर से लेकर 30 रोल नंबर तक मैंने बोला, मतलब 20 रोल नंबर हो गया लोअर लिमिट और 30 रोल नंबर हो गया अपर लिमिट। तो मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया कि किसके लिए मैं एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पे जब मैंने इंटीग्रेट मारा तो दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। कहीं बुक्स में देखो, मैं तुम्हें बता दूं, सीबीएसई की कहीं बुक्स में इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल से भी सॉल्व करते हैं और बाद में कांस्टेंट आता है, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक क्या होता है कि सीबीएसई लेवल पे यूजुअली बच्चे ने डिफरेंशिएशन ही पढ़ा होता है, इंटीग्रेशन वो कम पढ़ता है। लेकिन मेरा एक मानना है कि तुम जब भी कैलकुलस पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट फिजिक्स के लिए इतनी कैलकुलस कर लो कि तुम्हें बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करा है, ताकि तुम बिल्कुल भी
घबराओ नहीं, ठीक है। अब देखो क्यों मैंने डिफरेंट इंटीग्रल का यूज किया, मुझे पता चल गया ना कि मुझे इस टाइम इंटरवल, जब मैंने लिखा 0 से लेकर t तक, तो मतलब मैंने इसको कहां से शुरू करा, 0 से, और कहां तक, t तक, है ना। 0 टाइम इंटरवल पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी। तो तुम देखो 0 से लेकर t a dt, अब a तो यहां पे कांस्टेंट है ना बेटा, a यहां पे कांस्टेंट है, a कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब ये हो जाएगी t का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, इसकी लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई इसकी t, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, अपर लिमिट फिर से v है यहाँ पे, है ना, और लोअर लिमिट क्या है, u है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो, और a साथ में बाहर चल रहा होगा, ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a, एक बार इसको t पुट करोगे तो t आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, t माइनस 0, तो v माइनस u इज इक्वल टू a t, या v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो इस तरीके से तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड हो गया, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, तुम अगर इस रिलेशन को याद रखो, तभी मैंने तुम्हें बोला था कि इस रिलेशन को याद रखना, a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो इस रिलेशन से, या a इज इक्वल टू v dv बाई dx, जैसे अब नेक्स्ट इक्वेशन में ना, जिसमें जैसे थर्ड इक्वेशन है वहां पे टाइम नहीं है, तो a dv बाई dx से डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये हो गया तुम्हारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि एनीवेज वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है तो वेक्टर फॉर्म में ही ना बेटा, है तो वो वेक्टर क्वांटिटीज ना, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, मतलब डिस्टेंस टाइम रिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको शुरुआत कैसे करें। पहली बात तो समझो कि वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी टी, वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी टी, और ds यहां से तुम इसको लिख सकते हो क्या, ds इज इक्वल टू वी डी टी, जैसे पहले करते आए हो, ठीक। अब तुमने जब लिखा इसको ds इज इक्वल टू वी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब एक बात का ध्यान रखना, फिर से टाइम इंटरवल कहां से कहां लोगे, टाइम इंटरवल 0 से तुमने ऑब्जर्व करना शुरू करा होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 से, और मान लो कि इनिशियल जो इसकी पोजीशन थी वो मान लो 0 ही थी, तो 0 से लेकर s तक, ठीक है, 0 से लेकर s तक। अच्छा एक बात और समझो, v की जगह तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, v तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तुम पढ़ के आए हो ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो ये, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो ds या इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर कहां तक करना है, t तक करना है ना इसको, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। v की जगह तुम पुट करोगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी ब्रैकेट में, और ये dt हो जाएगा। अच्छा तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो इंटीग्रल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये हुआ u dt डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a t dt, यहाँ पे देखो dt इसके साथ आ गया u के साथ, तो u dt आ गया, u तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, साथ में आ गया a t dt, तो देखो a कांस्टेंट है बाहर आ गया, t dt हो गया। यहाँ पे जब तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी, अब t dt का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो t की, तुम्हें पता है ना x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस a तो कांस्टेंट है, t की पावर यहाँ पे क्या चल रहा था, t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, क्योंकि x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन यूज करेंगे ना। तो फाइनली जो अपने पास रिलेशन आएगा वो क्या रिलेशन आएगा, s इज इक्वल टू
ut plus at square by 2, और यू कैन राइट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट बात देखो, लास्ट रिलेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, इसमें कोई भी वो नहीं है, टाइम नहीं है। तो देखो ये ऑलरेडी मैंने तुम लोग को रिलेशन बताया हुआ है, a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ds से मल्टीप्लाई करा, ds से डिवाइड करा, ds बाई dt को हमने क्या लिख दिया v। तो एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया v dv बाई ds। नाउ दिस इज द रिलेशन which does not have time. Now the integration is happening with respect to the displacement। ठीक है ना? चलो आगे की बात देखो, अब यहां पे ds को a के साथ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा a ds। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेकर s तक, क्योंकि टाइम 0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, किसी टाइम t पे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा s। टाइम 0 पे जब तुमने इसको देखना शुरू करा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v। तो जब अब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली s हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, as। तो as, अब यहाँ पे देखो v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। तो v स्क्वायर बाय 2 जब करेंगे तो v ऊपर u नीचे, क्योंकि v है अपर लिमिट और u है लोअर लिमिट। तो as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से तीन इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कैलकुलस मेथड से मैंने डिराइव कर दी। ठीक है ना भाई? चलो, मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या होता है? देखो हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो डिस्कशन हम कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, और तुम्हें पता है कि जो g एक्ट करता है वो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही करता है, मतलब g की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हम इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं ना। क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और फर्दर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि इससे पहले का सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बढ़िया से पूरा अच्छे से डिस्कशन होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।